यस मैम अब ठीक है। ओके बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स की थोड़ी सी बात की थी। याद है आप लोगों को वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड्स किन्हें कहते हैं? किन्हें कहते हैं जल्दी से बताएं। इलेक्ट्रॉन्स हमने लास्ट लेक्चर में वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की थी कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो किसी भी एक्वस मीडियम के अंदर उनके अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं, जितनी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स होती है, वो एक्वस मीडियम के अंदर वो सारी की सारी कंसंट्रेशन जो है वो रिलीज कर देते हैं। यानी अगर आपने किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर 0.1 मोलर HCl को ऐड किया है तो आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि वो सारे का सारा 0.1 मोलर HCl ही 0.1 मोलर प्रोटॉन्स और 0.1 मोलर क्लोराइड आयंस में डिस्पर्स हो जाएगा, यानी इक्वल कंसंट्रेशन में वो डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन जो आपके पास वीक एसिड्स हैं, वीक एसिड्स के बारे में हमने ये बात की थी कि अगर आप किसी एक्वस मीडियम के अंदर किसी वीक एसिड को ऐड करते हैं तो ये वीक एसिड कुछ खास कंडीशंस के ऊपर, कुछ खास पॉइंट्स के ऊपर अपनी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में जाएगा। इस फॉर्म को मैंने कहा था कि दिस इज एक्चुअली प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ एन एसिड जिसमें उसमें प्रोटॉन अभी प्रेजेंट है। सो एक्वस मीडियम में अगर आप इसे ऐड करते हैं तो मैंने आपसे कहा है किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर, किसी खास इन्वायरमेंट के ऊपर ये एसिड अपनी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में जाएगा, व्हिच मींस कि अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा और प्रोटॉन रिलीज करने के बाद ये अपने साथ एसीटेट आयन प्रोड्यूस कर देगा व्हिच इज अ कॉन्जुगेट बेस। अब चूंकि ये बेस है, इट मींस कि इसमें एबिलिटी है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है और कुछ खास कंडीशंस पे, बिल्कुल उसी तरह जैसे कुछ खास कंडीशंस पे एसिड ने अपना प्रोटॉन रिलीज किया था, कुछ खास या पर्टिकुलर कंडीशंस के ऊपर ये बेस वापस इस मीडियम से प्रोटॉन को पिक कर सकती है और अपनी डीप्रोटोनेटेड से दोबारा प्रोटोनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। इट मींस कि जो आपका वीक एसिड है उसके एसिड बिहेवियर को कंट्रोल करने के पीछे कोई एक पैरामीटर है, कोई फैक्टर है जो कि उसे बता रहा है कि इस कंडीशन के ऊपर तुमने अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करना है या डीप्रोटोनेटेड फॉर्म के ऊपर एग्जिस्ट करना है। जो फैक्टर यहाँ पे इस एसिड की स्ट्रेंथ को कंट्रोल करेगा उस फैक्टर को हमने कहा था कि इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये आपको बताएंगे या उस एसिड को उसके उस पर्टिकुलर आयोनाइजेशन स्टेट में जाने में हेल्प करेंगी। फॉर एग्जांपल किसी मीडियम में अगर प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, पीएच ड्रॉप होने का खतरा है ना, उस केस में आपके एसिटिक एसिड अपनी कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? प्रोटोनेटेड फॉर्म में, यानी ये कॉन्जुगेट बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी और एसिड अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बिकॉज ऑलरेडी मीडियम में प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। दूसरा सिनेरियो वो है कि आपने इस मीडियम के अंदर किसी बेस को ऐड कर दिया, आपने OH नेगेटिव आयंस को ऐड कर दिया और ये OH नेगेटिव आयंस प्रोटॉन्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, व्हिच मींस कि मीडियम में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन अचानक क्या होना शुरू हो गई है? कम होना शुरू हो गई है। सो इस मीडियम के अंदर आपका एसिटिक एसिड किस फॉर्म में चला जाएगा? डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में चला जाएगा, यानी वो अपने अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन्स को क्या करना शुरू कर देगा? रिलीज करना शुरू कर देगा। इट मींस कि आपकी जो है वो किसी पर्टिकुलर एसिड का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसको हम Ka भी कहते हैं, Ka से क्यों कहा जाता है? बिकॉज दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड डिसोसिएशन रिएक्शन। सो आप K इक्विलिब्रियम की बजाय इसको क्या लिख देते हो? Ka, which means कि Ka is actually the main driving force या main parameter जो कि उस एसिड की प्रोटोनेटेड या डीप्रोटोनेटेड में से कौन सी फॉर्म उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करेगी इसे कंट्रोल करता है। और अगर आप इस Ka का नेगेटिव लॉग ले लेते हो, नेगेटिव लॉग लेने के बाद ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? pKa, यानी अगर आप इस एसिड डिसोसिएशन रिएक्शन का इसकी जो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है इसका Ka, इसका नेगेटिव लॉग लोगे तो नेगेटिव लॉग लेने के बाद ये आपके पास pKa में कन्वर्ट हो जाएगा एंड जस्ट लाइक द pH,
हम कहते हैं ना पीएच और प्रोटॉन कंसंट्रेशन में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। किसी सोल्यूशन में जितने ज्यादा प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन होगी पीएच उतनी ही कम होगी। उसी तरह से आपके एसिड की स्ट्रेंथ और पी के ए वैल्यू के दरमियान भी इनवर्स रिलेशनशिप है, क्योंकि हम यहाँ पे नेगेटिव लॉग ले रहे हैं। जितना किसी एसिड का पी के ए वैल्यू कम होगी उतना वो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, बिकॉज यहाँ पे हमने इनवर्स रिलेशनशिप की बात कर रही है। एक और चीज माइंड में रखिएगा कि पी के ए सिर्फ अकेला फैक्टर नहीं है जो कि एसिड की स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है, बल्कि पी के ए इन टर्न किसी सोल्यूशन की पीएच पे डिपेंड करती है। यानी उस टाइम उस सोल्यूशन के अंदर प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन कितनी है। एक चीज तो मैंने आप लोगों को भी ये बताई है कि वीक एसिड की डिसोसिएशन को कंट्रोल करने के लिए जो मेन फैक्टर है वो एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, पीकेए वैल्यू है। लेकिन पीकेए वैल्यू इन टर्न किसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है एंड दिस फैक्टर इज पीएच ऑफ सॉल्यूशन। सो आज हम टाइट्रेशन कर्व से पीकेए और पीएच वैल्यू के दरमियान रिलेशनशिप ऑब्जर्व करेंगे कि किस पीएच के ऊपर एसिड अपना प्रोटॉन रिलीज करता है और किस पीएच के ऊपर एसिड जो है वो अपना प्रोटॉन रिलीज नहीं करेगा। समझ आ रही है? ठीक है, क्योंकि वीक एसिड के पास ऑप्शन है और अब हमें देखना है कि किस मीडियम या किस एनवायरनमेंट में वो उस ऑप्शन को अवेल करेंगे। इसके लिए हमें एक टाइट्रेशन कर्व को अंडरस्टैंड करना है। टाइट्रेशन हम यूजुअली कहते हैं कि हमारे पास जो है वो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वी हैव अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और अननोन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। अगर एसिड है तो हम उसमें ग्रेजुअली बेस को ऐड करते हैं और एक खास पॉइंट आता है जब सॉल्यूशन में किसी किस्म का जो है वो चेंज नहीं होता, इंडिकेटर ऐड करते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम बेस को ऐड करते जाते हैं, सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है, हमें पता चलता है कि अभी तक इसमें एसिड प्रेजेंट है, लेकिन एक खास पॉइंट के बाद इंडिकेटर जो है वो किसी किस्म का रिस्पॉन्स शो नहीं करता, विच मीन्स कि जितना एसिड सॉल्यूशन में था वो कंज्यूम हो चुका है। सो आप किसी एसिड के सॉल्यूशन में उस एसिड की कंसंट्रेशन को निकाल सकते हो उसमें बेस ऐड करके। इसी तरह से अगर आपके पास एक बेस का सॉल्यूशन है और आप उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाहते हो, कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आप उसमें क्या चीज ऐड करते जाओगे, एसिड ऐड करते जाओगे। सो आज हमारे पास ये जो टाइट्रेशन कर्व है इसमें सपोज कि आपके पास एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है किसी वीक एसिड का, एक्वस सॉल्यूशन है वीक एसिड का, और यहाँ पे मैं एसिटिक एसिड को ही एज एन एग्जांपल लूंगी। अगर एक्वस सॉल्यूशन है इसका मतलब है कि इस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड भी है और वाटर भी है। वाटर जो है वो अपनी आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा प्रोटॉन प्लस OH नेगेटिव, और एसिटिक एसिड भी डिपेंड करता है कि किसी खास कंडीशन के ऊपर आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा और किसी खास कंडीशन के ऊपर अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा। सो सपोज आपके पास इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये वो आयंस हैं जो कि प्रेजेंट होंगे, यही होंगे ना, बिकॉज दिस इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड जिसमें एसिटिक एसिड और वाटर प्रेजेंट है। सो आपके पास ये आयंस इस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होंगे, which means that this solution is actually an aqueous solution of a weak acid. अब अगर हम देखना चाहते हैं इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट वीक एसिड किस पीएच के ऊपर अपना प्रोटॉन रिलीज करता है, तो हम इस सॉल्यूशन में ग्रेजुअली बेस को ऐड करना शुरू कर देंगे। लाइक ये आपका 0 स्टार्टिंग पॉइंट है, 0.1, 0.2, 0.3, विच मीन्स कि आप एक खास कंसंट्रेशन में 0.1 मोलर कंसंट्रेशन ग्रेजुअली बेस को क्या करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो इस सॉल्यूशन में। और ये सॉल्यूशन कौन सा है, वीक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन। बच्चों थोड़ा बोलें ताकि आप लोगों को पता चले, जहां पे प्रॉब्लम है उस चीज को भी हाईलाइट करते जाए। तो आपके पास एक वीक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है और उसमें आप क्या चीज ऐड कर रहे हैं, बेस ऐड कर रहे हैं, ग्रेजुअली उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जा रहे हैं। और आप ये चीज देखना चाह रहे हैं कि किस पीएच के ऊपर आपका एसिटिक एसिड अपने प्रोटॉन रिलीज करेगा, बिकॉज हमने क्या चीज करनी है, पीएच और एसिड की पीकेए वैल्यू के दरमियान रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है। हमने ये देखना है कि किस पीएच के ऊपर एसिड की पीके वैल्यू से अलाउ करती है कि तुम अपना प्रोटॉन रिलीज करो, और किस पीएच के ऊपर एसिड की पीके वैल्यू से कहती है कि इस टाइम प्रोटॉन रिलीज नहीं करना। ठीक है, सो आपने एक तरफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशंस को लिया
दूसरी तरफ आपने सोल्यूशन की पीएच को माइंड में रखा है, और इसको आप देख रहे हो कि एक्वस आपका जो वीक एसिड का सोल्यूशन है वो ग्रेजुअली एसिटिक एसिड में बेस ऐड करने पे क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। अब अगर हम एक जनरल कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखें कि आपके पास किसी भी सॉल्यूशन में, एसिड के सॉल्यूशन में अगर आप बेस ऐड करते हो, अगर आप एसिड के सॉल्यूशन में बेस को ऐड करते हो तो आपके पास होता क्या है कि ये OH नेगेटिव आयंस जो आप ऐड कर रहे हो ये यहाँ पे प्रोटॉन्स के साथ कंबाइन करेंगे, यानी इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे, बिकॉज बेस ऐड करने से सॉल्यूशन की पीएच इंक्रीज हो सकती है। सो अगर आप इस कर्व को देखें, जो एसिटिक एसिड की कर्व को देखें, तो आपने इसमें अगर 0.1 मोलर बेस को ऐड किया है तो बेस ऐड करने के फौरी तौर पे आपके सॉल्यूशन की पीएच इंक्रीज करना शुरू हो गई है, और ये इंक्रीज 1, 2, 3, 3.76 तक जो है वो पीएच कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करती जा रही है। यहां से हम क्या पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं कि एसिटिक एसिड इस केस में अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में पड़ा हुआ है। क्यों? अगर एसिटिक एसिड अपने प्रोटॉन रिलीज करता, होना क्या था, जैसे ही आपने OH नेगेटिव या बेस को सॉल्यूशन में ऐड किया है, बेस फौरी तौर पे जाएगी और वाटर के जो प्रोटॉन रिलीज हो रहे हैं उनके साथ एसोसिएट हो जाएगी, यानी आपने जितनी बेस ऐड की उतने ही मीडियम में से प्रोटॉन कंज्यूम होना शुरू हो गए, और अगर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम होगी तो सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी, ज्यादा होती जाएगी ना। और यहाँ पे ये भी चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम बेस को ऐड कर रहे हैं, बेस सॉल्यूशन में से प्रोटॉन को कॉन्स्टेंटली रिलीज करती जा रही है, उनके साथ कंबाइन होती जा रही है, और सॉल्यूशन की पीएच क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इट मींस कि इस पॉइंट पे एसिटिक एसिड अपना प्रोटॉन रिलीज नहीं कर रहा, बिकॉज अगर एसिटिक एसिड प्रोटॉन रिलीज करता तो यहाँ पे जो प्रोटॉन यूज हो रहे हैं उनके कंपनसेशन की वजह से यहां से रिलीज होने वाले प्रोटॉन्स ने पीएच को मेंटेन कर देना, लेकिन पीएच मेंटेन नहीं हो रही, पीएच क्या होती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है। तो हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में आपके पास जो पीएच वैल्यूज हैं, जब आपने यहाँ पे बेस को ऐड किया तो एसिड अपना प्रोटॉन रिलीज नहीं कर रहा। एसिड किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है इस केस में, प्रोटोनेटेड, यानी आपने जितने का जितना एसिटिक एसिड देखना है वो अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, बिकॉज अगर तो इसकी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म आती तो पीएच में इतना एब्रप्ट या सडन चेंज नहीं होना था। पीएच हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ 0.1 मोलर OH नेगेटिव आयंस ऐड किए हैं, और इस 0.1 मोलर की वजह से आपकी पीएच 4 तक चली गई। क्लियर? उसके बाद हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम 4 से ऑनवर्ड जाते हैं, लाइक आप इस सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं, तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ, इसी सॉल्यूशन के अंदर आप ऐड करते हैं मजीद OH नेगेटिव आयंस, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 इंक्रीज करते जा रहे हैं। आपके सॉल्यूशन की पीएच इंक्रीज होना शुरू होती है, लेकिन इस टाइम आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि पहले आपने 0.1 मोलर OH नेगेटिव आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस को ऐड किया तो सिर्फ 0.1 मोलर ऐड करने से पीएच 4 तक चली गई थी, लेकिन अब आपकी पीएच जो है वो 4 to 6 की रेंज में ही रहती है। 0.2 मोलर ऐड करने से पीएच इंक्रीज तो होती है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जितनी पहले हुई थी। होना तो ये चाहिए था ना कि 0.2 मोलर ऐड करते तो पीएच 8 पे चली जाती, उसी तरह इंक्रीज करती जैसे पहले हुई थी। लेकिन अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6, 7, इवन आप 0.8 तक जब यहाँ पे ऐड करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, तो आपकी सॉल्यूशन की पीएच 4 और 6 के दरमियान ही रहती है, यानी इंक्रीज तो होती है लेकिन उसमें इतना एब्रप्ट इंक्रीज नहीं होता, इतना सडन इंक्रीज नहीं होता, विच मींस कि ये वो पॉइंट है जिसमें आपका एसिटिक एसिड अपनी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में जाना शुरू हो गया है। यानी जैसे ही आप OH नेगेटिव आयंस ऐड करते हैं, OH नेगेटिव आयंस अगर मीडियम में से एक्वस प्रोटॉन्स को कंज्यूम करते हैं, सॉल्यूशन की पीएच इंक्रीज होती है, तो वहां से आपके पास एज एन कंपनसेटरी मैकेनिज्म एसिटिक एसिड भी
भी डीप्रोटोनेट होता है। एसिटिक एसिड की भी आयोनाइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से पीएच का इंक्रीज इतना सडन इंक्रीज नहीं है या इतना प्रोनाउंस नहीं। सो ये वो आपके पास पॉइंट है जिसमें एसिटिक एसिड अपनी दोनों फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें आपकी प्रोटोनेटेड फॉर्म भी है और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है। यानी प्रोटॉन डोनर, ये डोनर है ना जो प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, एंड दिस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये दोनों इस फॉर्म पे प्रेजेंट है। जबकि इससे पहले वाली पीएच के ऊपर पीएच 4 से नीचे आपका सारे का सारा एसिड कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट था? प्रोटॉन डोनर वाली फॉर्म, प्रोटोनेटेड फॉर्म। अब जैसे पीएच 6 से थोड़ा सा एक्सीड करेगी तो आप दोबारा ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि पीएच में इंक्रीज दोबारा बहुत रैपिड होना शुरू हो जाएगा। और ये वो पॉइंट है जिसमें आपका सारे का सारा एसिटिक एसिड अपनी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा, यानी जितने इसमें प्रोटॉन्स थे वो ये डोनेट कर चुका है। और अब इसकी जो प्रीडोमिनेंट फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है? प्रोटॉन एक्सेप्टर वाली। जितने प्रोटॉन्स इसमें थे या जितनी कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड की थी वो सारी की सारी कंसंट्रेशन यूटिलाइज हो चुकी है, और अब वो सारे का सारा एसिटिक एसिड कौन सी फॉर्म में जमा होना शुरू हो गया? एसिटेट आयन की फॉर्म में ना, एज एन एक्सेप्टर एग्जिस्ट करेगा। सो इस टाइट्रेशन कर्व को माइंड में रखते हुए हम कुछ पॉइंट्स को कंक्लूड करेंगे अबाउट वीक एसिड्स, और इन पॉइंट्स को आपने नोट रखना है। एक पॉइंट तो हमने पीएच और पीके के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप करना है ना, तो एक पॉइंट हम यहां पे कंक्लूड करेंगे कि वीक एसिड कैन ओनली डोनेट इट्स प्रोटॉन इन अ सॉल्यूशन जिसकी पीएच, पहली तो बात आप ये याद रखिएगा कि एसिटिक एसिड की जो पीके वैल्यू है, पीके वैल्यू वो 4.76 है। कितनी वैल्यू है इसकी? 4.76, एंड वी ऑल नो कि ये कांस्टेंट है ना, पीके वैल्यू एक कांस्टेंट है जो कि हम इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस का रेशो लेके या उनका जो है वो उनको डिवाइड करके हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस में। So pKa value of the acetic acid, weak acid is 4.76, और हम इस pH के ऊपर इस ट्रेंड को ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी सॉल्यूशन में, एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में। So we can conclude एसिटिक एसिड या कोई भी वीक एसिड सिर्फ उसी सॉल्यूशन में अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा जिस सॉल्यूशन की pH उसकी pK वैल्यू के या तो इक्वल हो। देखिए पहले वो प्रोटॉन रिलीज नहीं कर रहा था, pH 4 से ऑनवर्ड उसने प्रोटॉन रिलीज करना शुरू कर दिए, और उसके बाद वो कॉन्स्टेंटली प्रोटॉन को क्या करता जा रहा है? रिलीज करता जा रहा है। पहले उसने कुछ प्रोटॉन को रिलीज किया, ग्रेजुअली वो स्टेज आ गई जिसपे दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल थी, और ऊपर जाके उसके पास जितने प्रोटॉन्स बचे थे वो भी उसने रिलीज कर दिए। इट मींस कि जब सॉल्यूशन की पीएच एसिड की पीके वैल्यू से कम है तो वो प्रोटॉन रिलीज नहीं करता, लेकिन अगर सॉल्यूशन की पीएच एसिड की पीके वैल्यू के इक्वल है या सॉल्यूशन की पीएच एसिड की पीके वैल्यू से ज्यादा है तो आपका वीक एसिड क्या करेगा? प्रोटॉन्स को डोनेट करेगा सिर्फ इसी सॉल्यूशन में जिसकी पीएच या तो उसकी पीके वैल्यू के इक्वल है या उसकी पीके वैल्यू से ज्यादा है। और अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी पीएच एसिड की पीके वैल्यू से कम है तो इस केस में सारे का सारा एसिड अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा, यानी वो अपने प्रोटॉन्स को रिलीज नहीं करेगा। सो हमने वो कंडीशन आइडेंटिफाई कर ली ना कि हमारे पास मेन फैक्टर एसिड की पीके वैल्यू है जो कि उसे बताता है कि तुमने किस पीएच के ऊपर अपने प्रोटॉन को रिलीज करना है और किस पीएच के ऊपर तुमने प्रोटॉन को लेने दें, कि वो पॉइंट जिसके ऊपर आपका कोई वीक एसिड अपने प्रोटॉन को रिलीज करता है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि एसिड ने सिर्फ एक खास इन्वायरमेंट के ऊपर अपने प्रोटॉन को रिलीज करना है। अगर आप यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपके पास ये जो रीजन है, ऐसा रीजन जिसमें आपके पास जो है वो एसिड की प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। इस रीजन को हम कहते हैं कि दिस इज एक्चुअली बफरिंग जोन या बफरिंग रीजन, यानी ये वो रीजन है जिसमें आपका जो पीएच का चेंज है वो इतना ज्यादा प्रीडोमिनेंट चेंज नहीं होता, बिकॉज इसमें आपकी प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर एसिटिक एसिड को एज अ बफर यूज करते हैं
तो pH 3.76 और pH 5.76 यानी उसकी pK वैल्यू से 1 यूनिट कम और उसकी pK वैल्यू से 1 यूनिट अबव, इस रेंज में ये एज अ बफर एक्ट कर सकता है। यानी अगर इस pH रेंज के ऊपर आप उसमें कोई एसिड ऐड करते हैं तो आपका ये एक्सेप्टर जो है वो उसको प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, और अगर आप उसमें बेस ऐड करते हैं तो ये आपका डोनर अपने प्रोटॉन को क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। सो इस पर्टिकुलर जोन के अंदर, इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर आपका जो एसिड है वो सोल्यूशन के अंदर पीएच की जो चेंजेस हैं उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो एसिटिक एसिड में जो एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है ना, जैसे आप कह रहे हो, वो इस केस में ये जो 3 और 5.76 की रेंज है, यहाँ पे ये एक्टिव होगा। इसका जो इफेक्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। बच्चों यहाँ से आपकी ये जो कैलकुलेशंस है ये मैंने वीक एसिड के लिए कैलकुलेट किए हैं। अगर इन्हीं कैलकुलेशंस को हम वीक बेस पे अप्लाई करें तो उन चीजों को भी आप लिख लें। वीक बेस की हम टाइट्रेशन कर्व को स्टडी नहीं कर रहे, लेकिन जब हम अमाइनो एसिड्स में जाएंगे तो उधर जाकर हम इस पॉइंट को दोबारा रेज करेंगे कि वीक एसिड कब एज एन एसिड एक्ट करते हैं और वीक बेस में कब एज अ बेस एक्ट करना है। सो यही चीज आपकी जो है वो रिवर्स हो जाएगी जब आप वीक बेस की बात करें। आपके पास जो बफर्स है ना उसमें सिर्फ एक ही स्पीशी प्रेजेंट नहीं होती, यानी वीक एसिड की अगर हम बात करें तो उस बफर एक मिक्सचर है या कॉम्बिनेशन है जिसमें आपका एक तरफ वीक एसिड प्रेजेंट है और दूसरी तरफ उसी वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट प्रेजेंट है। यानी यू कैन से कि बफर इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ द वीक एसिड एंड द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये बफर जो है वो किसी एसिड और बेस की, हम यही जनरल डेफिनेशन पढ़ते हैं ना कि बफर एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें अगर एसिड ऐड किया जाए या बेस ऐड की जाए तो वो पीएच को चेंज नहीं होने देता। सपोज अगर इस सोल्यूशन के अंदर आप एसिड को ऐड करते हो तो एसिड के ये आयंस प्रोड्यूस होंगे, आपके पास जो है वो प्रोटॉन रिलीज होगा, क्लोराइड आयन रिलीज होंगे। ठीक है, प्रोटॉन्स जो है वो डेफिनेटली इनकी वजह से आपकी ये कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मीडियम के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और हमें एक ये भी प्रिंसिपल पता है कि अगर हम इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है या इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है उसके एक साइड पे प्रोडक्ट और एक साइड पे रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट्स में से किसी भी चीज की अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो आपका केमिकल रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। जो बच्चे ऑनलाइन हैं उनके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चलता रहे कि हम क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं। सो अगर इस सोल्यूशन के अंदर आप प्रोटॉन्स को ऐड करते हो, आपका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन डिस्टर्ब हो गया ना, यानी प्रोटॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो गए, तो इस केस में आपका जितना भी एसिटिक एसिड जो है वो अपनी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में आया था वो वापस अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में चला जाता है, बिकॉज उसके डिसोसिएट होने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सोल्यूशन के अंदर प्रोटॉन्स वैसे ही ऐड होना शुरू हो गए। सो इस तरह से ये एडिशन ऑफ एसिड पे अपना बिहेवियर शो करेगा कि पीएच को ये किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरी तरफ है आपके पास कि अगर आपने इसमें NaOH को ऐड किया है, NaOH आपके पास एक बेस है, अब OH को ऐड करने की वजह से होगा क्या कि आपके प्रोटॉन्स यूज होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल बनेगा ना, OH नेगेटिव आयन जितना आप ऐड करते जाओगे उतने प्रोटॉन कंज्यूम होंगे बिकॉज आपने इस OH नेगेटिव आयन को न्यूट्रलाइज करना है, इसके इफेक्ट को मिनिमाइज करना है, तो उसके लिए प्रोटॉन यूज होंगे। दोबारा से आपका ये इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन डिस्टर्ब होना शुरू हो गया ना, बिकॉज इस केस में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो गई है, प्रोटॉन्स की डेफिशिएंसी होना शुरू हो गई है क्योंकि वो प्रोटॉन्स यूज होना शुरू हो गए, कंज्यूम होना शुरू हो गए इन दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो इस केस में आपका एसिटिक एसिड अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म से डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, और इस केस में आपके पास ये जो एक्चुअली फॉर्म है ये कम बचेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है वो प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर ये एट अ टाइम एग्जिस्ट करते हैं और ये दोनों जो है वो मिलके किसी सोल्यूशन के अंदर एसिड और बेस की जो एडिशन है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज या मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। बेशक 100% मिनिमाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो सडन या एब्रप्ट चेंजेस हैं उसको न्यूट्रलाइज जरूर कर देते हैं क्योंकि हमारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उनमें प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, उनकी वजह से पीएच जो है वो डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं, इसलिए बायोलॉजिकल सिस्टम में ये बफर सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर हो गया? ये तो बफर नहीं है ना, नहीं, ये हमारे पास सिर्फ एक टाइट्रेशन कर्व है जिससे हमने किसी एक वीक एसिड का बिहेवियर स्टडी किया है, लेकिन डेफिनेटली जब हमने इसे बफर कहना है तो ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा बल्कि इसके साथ इसका एक काउंटर पार्ट यानी इसका एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट भी एग्जिस्ट करेगा।
बिहेवियर। हम सिंपल बात कर रहे हैं ना, टाइट्रेशन बिल्कुल। हमारे साथ एसिटिक एसिड मौजूद है, हम लोग में टाइट्रेशन करेंगे, तो ये कल हमने टाइट्रेशन के लिए बनाया है। बिल्कुल मैं इसमें टाइट्रेशन एसिड प्लस पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहा हूं, उसका तो कोई बफर नहीं, मतलब ये एसिडिक बफर भी नहीं, बेसिक बफर भी नहीं। यहाँ पे आपकी ये जो एक कर्व है ना, ये सिंपली एक वीक एसिड के बिहेवियर को शो कर रही है, वीक एसिड के बिहेवियर को। लेकिन जब आप अमाइनो एसिड के ऊपर आप अगर बुक को स्टडी करते हैं ना, तो उसमें इसके बिल्कुल साथ एक और टाइट्रेशन कर्व है जो कि ग्लाइसिन की टाइट्रेशन कर्व है, जिसमें एट अ टाइम एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो उसको आप यहाँ पे अप्लाई करके उस केस में, या जैसे मैंने अभी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस की बात की है। मेरा क्वेश्चन ये कि किस बुनियाद पर बनाया गया जो ग्राफ बनाया जा रहा है, ये वाला ग्राफ जी, ये जनरली आप किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर एसिड को ऐड करते हो, टाइट्रेशन की जब हम बात करते हैं, टाइट्रेशन की जब हम करते हैं, तो हम सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं ना, कि हम एक तरफ एसिड लेते हैं फ्लास्क में, उसमें बेस ऐड करते हैं, और फिर हम इंडिकेटर के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कि कब तक ये केमिकल रिएक्शन होता रहेगा, कब तक उसमें बेस प्रेजेंट रहेगी। और एक खास पॉइंट आता है जिसमें हम बताते हैं कि हमने इतने ml बेस ऐड की, तब तक हमारा केमिकल रिएक्शन रहा। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड एक M1V1 इज इक्वल टू M2V2 का फॉर्मूला है, इसमें आपके पास एक नोन जो है वो कंसंट्रेशन अवेलेबल है, आपके पास वॉल्यूम अवेलेबल है कि आपने एसिड का इतना वॉल्यूम लिया, बेस का इतना वॉल्यूम उसमें ऐड किया, तो आप एक अननोन कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसमें आप किसी किस्म का जो है वो बफरिंग कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे। दूसरी तरफ हम यहाँ पे जो टाइट्रेशन कर्व की बात कर रहे हैं ना, इसमें भी सिंपली हमने एक वीक एसिड का सॉल्यूशन लिया है और इसमें ग्रेजुअली बेस को ऐड करके हम ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस पर्टिकुलर मीडियम के ऊपर पीएच का चेंजेस जो है वो मिनिमाइज होते हैं। देखिए, अगर मैंने इसको एज अ बफर कहना होता तो यहाँ पे जो चेंज है ना वो इतने यूनिट से इंक्रीज नहीं होना था। बफर हमेशा, जैसे हम फॉस्फेट बफर की बात करते हैं कि वो हमारे ब्लड की पीएच को 7 से 7.2 तक रखता है, इससे ज्यादा आगे नहीं जाने देता। तो यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व करें कि हमने कितनी ज्यादा जो है वो ग्रेजुअल चेंज ऑब्जर्व किया है। यानी इसमें बेशक दोनों तरह के ग्रुप्स हैं, लेकिन वो आइडियली उस तरह से बफर के तौर पे एक्ट नहीं करते जैसे बायोलॉजिकल सिस्टम में एक्ट करते हैं। सो ये टेंटेटिव सा आप कह रहे हैं एक्सप्रेशन है, जिससे हमने ये चीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि OH नेगेटिव आयंस को ऐड करके सॉल्यूशन की पीएच पे किस किस्म का जो है वो इफेक्ट आता है। बिल्कुल इसी तरह हम वीक बेसिस के लिए भी जो टाइट्रेशन कर्व है उसे देखते हैं और सिर्फ इन पॉइंट्स को कंक्लूड करते हैं। इन पॉइंट्स की बेस पे हम फर्दर जो है वो फिर ऐसे सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स जिनमें वीक एसिड या वीक बेसिस प्रेजेंट हैं, उनको हम स्टडी करते हैं कि ये इस पीएच के ऊपर उनका वीक एसिड ग्रुप इस फॉर्म के ऊपर प्रेजेंट होगा यानी प्रोटोनेटेड, और उनका वीक बेसिक ग्रुप जो है वो डीप्रोटोनेटेड या प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा या नहीं। ये एक तरह की स्टैंडर्डाइज या कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको स्टडी करते हैं। अब ये जो पॉइंट्स हमने यहाँ से कैलकुलेट किए हैं या यहाँ से आइडेंटिफाई किए हैं कि हमेशा आपका वीक एसिड किसी ऐसे सॉल्यूशन में अपना जो प्रोटॉन रिलीज करेगा जिसकी पीएच उसकी पीके वैल्यू के या तो इक्वल है या उसकी पीएच उसकी पीके वैल्यू से ज्यादा है। ये दो पॉइंट्स तो माइंड में है ना। इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए आप इस स्लाइड को ऑब्जर्व कर सकते हो कि वी हैव मोनोप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड एंड ट्राइप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक एसिड ऐसे एसिड्स हैं जिनमें एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है। डाइप्रोटिक एसिड वो एसिड्स हैं जिनमें 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है जैसे कार्बोनिक एसिड। और इसी तरह से ट्राइप्रोटिक एसिड्स भी आपके पास जो है वो फॉस्फोरिक एसिड इसकी एक एग्जांपल आ सकती है। सो हर एक एसिड का एक खास जो है वो स्ट्रेंथ फैक्टर है या उसकी एक खास pKa वैल्यू है, और आपने जब भी उसकी प्रोटोनेशन की बात करनी है या डीप्रोटोनेशन की बात करनी है तो आपने सिर्फ pKa वैल्यू को नहीं देखना बल्कि आपने सॉल्यूशन की pH को भी देखना है। So you can see in this diagram कि आपका जो सबसे पहला एसिड है which is एसिटिक एसिड वो pH 4 से पहले अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट था, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन की pH 4.76 या उससे एक्सीड करेगी तो एसिड अपनी कौन सी फॉर्म में चला जाएगा, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे कार्बोनिक एसिड की बात करते हैं तो इसमें आपके पास 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं बिकॉज इट इज अ डाइप्रोटिक एसिड, और जो पहला प्रोटॉन है अगर आप उसकी पीके वैल्यू की बात करते हैं तो इट इज 3.77 व्हिच मींस कि 3.77 पीएच से पहले इस आपका जो कार्बोनिक एसिड है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही आपकी पीएच सॉल्यूशन की पीएच 3.77 को अप्रोच करेगी तो हमेशा आपका कार्बोनिक एसिड अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में चला जाएगा, एक प्रोटॉन को रिलीज कर देगा
और यहाँ पे इसकी जो प्रीडोमिनेंट फॉर्म है वो बाइकार्बोनेट वाली फॉर्म होगी। इसी तरह से आपका जो सेकंड प्रोटॉन है यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट के साथ लिंक्ड है, इसकी पीके वैल्यू 10.2 है, व्हिच मींस कि 10.2 से पहले सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ बाइकार्बोनेट प्रेजेंट था, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन 10.2 पे जाएगी तो आपका ये वाला प्रोटॉन भी रिलीज हो जाएगा। अगर आप किसी कार्बोनिक एसिड को pH 11 वाले मीडियम में रखते हैं तो वो फौरी तौर पे अपने दोनों प्रोटॉन्स को रिलीज कर देगा और उस केस में आपकी प्रोडक्ट ये आ जाएगी। लेकिन अगर आप इसको किसी pH 6 वाले सॉल्यूशन में रखते हैं तो उस केस में उसकी सिर्फ ये वाली फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। ये आपने कुछ रिलेशनशिप्स पहले कैलकुलेट करने हैं और उसके बाद इन एसिड्स के ऊपर अप्लाई करके इस चीज की प्रैक्टिस करनी है कि किस सॉल्यूशन या किस पीएच के ऊपर आपका एसिड अपनी कौन सी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। इस किस्म के क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए इनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। ठीक है, अब आपके पास अगर कोई जनरल एक एसिड प्रेजेंट है और इसकी हम एसिड डिसोसिएशन इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारे पास इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का जो Ka एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल होगा? इसका Ka एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन, कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस ओवर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एसिड या वीक एसिड। अब अगर यहां से हम लोग जो है वो सिर्फ एक साइड पे K वैल्यू अवेलेबल है और हम ये चाह रहे हैं कि दूसरी साइड पे सिर्फ प्रोटॉन की कंसंट्रेशन हो, बिकॉज हम pH और pK के दरमियान रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, तो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद Ka और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब हमें अगर यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन की कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, और अगर आप इक्वल के एक साइड पे इसको डिवाइड करोगे तो ये डिवाइडर दूसरी साइड पे भी चला जाएगा। तो आपके पास फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा उसको हम लिख सकते हैं कि आपके पास प्रोटॉन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू Ka इनटू वीक एसिड ओवर concentration of conjugate base. Is it clear? Yes. अब अगर इस एक्सप्रेशन पे हम लोग नेगेटिव लॉग लेते हैं, लाइक हम लोग ये कहते हैं ना कि जो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है या जो Ka वैल्यूज हैं, इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारे पास आती हैं उनमें नेगेटिव पार्ट बहुत ज्यादा होती हैं, -1, -2, -3, तो इनको होल नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इनका क्या ले लेते हैं? नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। सो आप क्या करोगे यहाँ पे? Negative log of proton concentration is equal to negative log of Ka and negative log of this expression Ha over concentration of conjugate base. Because negative log को हम small p से replace करते हैं ना, कि negative log of proton concentration इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ is equal to pH, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka इज इक्वल टू pKa, और यहां पे आपका जो नेगेटिव लॉग है ये शेयर्ड है बिटवीन प्रोटोनेटेड एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। सो इस नेगेटिव एक्सप्रेशन को हम प्लस एक्सप्रेशन में अगर कन्वर्ट करना चाहें, यानी नेगेटिव लॉग को हम प्लस में कन्वर्ट कर दें, तो आप यहां पे इसको क्या करोगे? इस एक्सप्रेशन को इन्वर्ट करोगे। तो आपके पास फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा हेंडरसन इक्वेशन का ये होगा pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस ओवर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एसिड, व्हिच मींस कि अगर आपके पास किसी सॉल्यूशन में कोई वीक एसिड प्रेजेंट है और आपको उस वीक एसिड की pKa वैल्यू गिवन है, उस वीक एसिड से की कंसंट्रेशन नोन है और उससे बनने वाली जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी भी कंसंट्रेशन नोन है, तो आप वो pH कैलकुलेट कर सकते हैं जिसपे वो बफर के तौर पे वर्क कर सकते हैं। यानी आप इस इक्वेशन को अप्लाई करते हुए अगर आपके पास कुछ क्वांटिटीज नोन है तो आप अननोन क्वांटिटीज को क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। लाइक आपने लैब में कोई बफर बनाना है और आपको ये बताया जाता है कि आपका बफर जो है वो एसिटिक एसिड बफर है, तो आप क्या करोगे? आपको उसकी pH भी पता है कि आपने किस pH के लिए उसे बनाना है, आपको उसकी pK वैल्यू भी पता है, तो आप यहां से कंसंट्रेशन आइडेंटिफाई कर लोगे कि इस बफर को बनाने के लिए कितना एसिटिक एसिड
मुझे ऐड करना है, ठीक है, आप उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हो। सो अब अगर इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा अप्लाई करें और हम देखें कि क्या वाकई हम लोगों ने जो हेंडरसन इक्वेशन निकाली है वो हमारी टाइट्रेशन के एक्सप्रेशन को ठीक साबित करती है या नहीं। तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्लाइड में ये चीज ऑब्जर्व करें कि हम लोगों ने जब वीक एसिड की टाइट्रेशन कर्व को स्टडी किया है तो उधर हमने ये चीज कही है कि मिड पॉइंट के ऊपर, सेंट्रल पॉइंट के ऊपर आपकी प्रोटॉन डोनर की कंसंट्रेशन प्रोटॉन एक्सेप्टर के इक्वल होती है। इन दोनों की कंसंट्रेशंस क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है। सो अगर इन दोनों कंसंट्रेशंस को इक्वल रख के हम इस चीज को सॉल्व करें तो हेंडरसन इक्वेशन हमें ये भी बता देती है कि इस केस में आपकी जो कंसंट्रेशंस है वो इक्वल असल में क्यों होती है। सपोज आपके पास यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन 1 है, नीचे भी 1 मोलर कंसंट्रेशन है, pKa वैल्यू अननोन है, pH भी अननोन है, log of 1 is equal to 0। सो हेंडरसन इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस केस में यानी मिड पॉइंट के ऊपर असल में आपकी प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर की कंसंट्रेशंस इक्वल इसलिए हुई हैं बिकॉज सॉल्यूशन की पीएच उसकी पीके वैल्यू के क्या हो गई थी, इक्वल हो गई थी। यानी आप डिफरेंट कंसंट्रेशंस के ऊपर पीएच और पीके के दरमियान रिलेशनशिप भी आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय दिस इक्वेशन। यानी टाइट्रेशन कर्व की बजाय अब आप डायरेक्टली हेंडरसन इक्वेशन को लेते हुए ये चीज देख सकते हो या कैलकुलेट कर सकते हो कि एसिड ने किस कंसंट्रेशन के ऊपर जो है वो सॉल्यूशन के ऊपर अपना प्रोटॉन रिलीज करना है और कितनी कंसंट्रेशन के ऊपर उसकी कौन सी फॉर्म प्रेडोमिनेंट होगी। सो वी कैन से कि अगर हमारे पास हेंडरसन इक्वेशन है तो हम 3 कैलकुलेशंस उससे कर सकते हैं। अगर आपके पास pH और मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोटॉन डोनर एंड एक्सेप्टर्स गिवन है तो आप pKa को कैलकुलेट कर सकते हो, यानी pH भी है, कंसंट्रेशंस भी है तो आप pKa वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके पास pKa वैल्यू गिवन है, कंसंट्रेशंस गिवन है तो आप pH ऑफ सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस टाइम एसिटिक एसिड किस pH के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है ना। आपको उसकी pKa वैल्यू बताई जाती है, कंसंट्रेशंस बताई जाती है, तो आप ये बता सकते हो ना कि इस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर एसिटिक एसिड जिस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसकी pH क्या होगी, बता सकते हो या नहीं, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास जो है वो मोलर कंसंट्रेशन जो है वो निकालनी है, pH भी गिवन है, pKa वैल्यू भी गिवन है, तो आप कंसंट्रेशंस को कैलकुलेट कर सकते हो। यानी इस इक्वेशन में अगर आपके पास 2 क्वांटिटीज, 2 एक्सप्रेशंस नोन है तो आप थर्ड एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। सो इन न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको मैं कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस जो है वो एज एन असाइनमेंट आप लोगों को दूंगी, उसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करके वो सबमिट करानी है और इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में भी इंक्लूड होंगे कि आपको अगर किसी सॉल्यूशन की जो है वो पीएच कैलकुलेट करनी है, एसिड की पीके और उसकी कंसंट्रेशंस गिवन है तो आप इस इक्वेशन के थ्रू से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बफर्स का कॉन्सेप्ट है। और बफर्स जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि बफर्स जो है एक जनरल सी डिस्कशन हुई थी कि आपके पास जो बफर्स है वो 2 कैटेगरीज के बफर्स होते हैं। कुछ बफर्स होते हैं जिन्हें हम एसिडिक बफर्स कहते हैं एंड देयर आर सम बफर्स जिन्हें बेसिक बफर्स कहते हैं। अब एसिडिक और बेसिक बफर्स में क्या डिफरेंस है? एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। बायोलॉजिकल सिस्टम में आपके कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जिन्हें फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने के लिए आपको पीएच कम रखनी पड़ती है और कुछ ऐसे आपके पास रिएक्शंस हैं जिनके लिए आपको हाई पीएच भी रिक्वायर्ड होती है। सो आपके डिफरेंट बफर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कुछ जो है वो लो पीएच को मेंटेन रखने की टेंडेंसी रखते हैं और कुछ जो है वो हाई पीएच पे एज अ बफर एक्ट करते हैं। सो जो बेसिक बफर्स है इसमें आपके पास एक वीक बेस होगी, एसिडिक बफर में वीक एसिड होगा और सिर्फ वीक एसिड अकेला नहीं होगा बल्कि इस वीक एसिड का सॉल्ट होगा विथ स्ट्रॉन्ग बेस और यहां पे आपके पास वीक बेस का सॉल्ट होगा विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी एक्चुअली जो आपका वीक काउंटर पार्ट है चाहे वो एसिड है या बेसिक है उसकी बेस पे आप बफर को क्लासिफाई करते हो। अगर आपके पास वीक कंपोनेंट एसिड है तो ये बफर एसिडिक है बिकॉज इस केस में जो बफरिंग एबिलिटी है वो इसके पास है और दूसरी तरफ आपके पास जो अगर आप वीक बेस की बात करते हो तो इस केस में आपके
बफर कौन सा होगा, बेसिक बफर होगा। एसिडिक बफर जो है कि लो पीएच, यानी पीएच आपकी लेस देन 7, यूजुअली इसके ऊपर ऐसा बफर एक्ट करते हैं। जैसे अभी हमने एसिटिक एसिड की बात की कि ये पीएच 3.76 से लेके 5.76 तक ऐसा बफर वर्क कर सकता है, और ये आपके पास लेस देन 7। दूसरी तरफ अगर बेसिक बफर की बात करते हो तो ये अबव 7 के ऊपर ऐसा बफर एक्ट करता है, ठीक है, यानी आपके पास यहाँ पे जो है वो वैल्यूज अबव 7 होंगी, अल्कलाइन कंडीशंस के ऊपर ये ऐसा बफर वर्क करेगी। अब एसिडिक बफर की बफरिंग मैकेनिज्म को स्टडी करें, इसके लिए आप स्लाइड्स को फोकस कीजिएगा कि आपके पास अगर एसिडिक बफर प्रेजेंट है किसी मिक्सचर के अंदर, तो पहले तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एसिडिक बफर में एक वीक एसिड प्रेजेंट होता है और उस वीक एसिड का सॉल्ट होता है विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ये वीक एसिड एसिडिक एसिड है, और दूसरी तरफ इसका काउंटर पार्ट है कि एसिटिक एसिड ने किसी अल्कली मेटल के साथ जो है वो सॉल्ट फॉर्मेशन बनाया। सो ये दोनों मिलके ऐसा बफर एक्ट करेंगे। अब आप इन एरर्स से इस चीज को ट्रेस कर सकते हैं कि जो एसिटिक एसिड है ये रिवर्सिबल रिएक्शन को कैटालाइज कराता है, व्हिच मींस कि ये वीक कंपोनेंट है, जबकि नीचे जो आपकी बेस है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बिकॉज इस केस में केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल है। सो अगर आप इस एसिडिक बफर के सॉल्यूशन में किसी प्रोटॉन को ऐड करते हैं, यानी आप इसमें कोई एसिड ऐड करते हैं, ये आपके पास एक बफर है और बफर के अंदर आप इसमें प्रोटॉन ऐड करते हैं, HCl ऐड करते हैं, तो होना तो ये चाहिए कि जितने आप प्रोटॉन ऐड करेंगे सॉल्यूशन की पीएच इंक्रीज करती जाएगी, बिकॉज प्रोटॉन कंसंट्रेशन क्या हो रही है, हाई हो रही है, सॉरी पीएच क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी एट हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस बफर आपकी प्रोटॉन कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होगी, तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने की वजह से आपका ये जो कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, ये कॉन्जुगेट बेस सारी की सारी किस में कन्वर्ट होना हो जाएगी, प्रोटोनेटेड एसिड में। यानी जो प्रोटॉन आपने बाहर से ऐड किए, उन प्रोटॉन्स के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसीटेट आयन जो कि एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर एक्ट करते हैं, वो यहाँ पे इस प्रोटॉन्स को क्या करते जाएंगे, रिसीव करते जाएंगे, और सॉल्यूशन की पीएच में जो चेंज है वो क्या होगा, कम होगा। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जब इस एसिटिक एसिड की वजह से बनने वाले एसीटेट आयंस खत्म हो जाएंगे, ऐसा ही है ना, इक्विलिब्रियम है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जितने एसीटेट आयंस थे वो खत्म हो गया, एसिड अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में चला गया। इस टाइम पे ये जो वीक एसिड आपने इसके साथ इसका जो सॉल्ट ऐड किया था विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, यहां से आपके पास जो आएंगे एसीटेट आयंस, वो फिर जो है वो सॉल्यूशन को क्या करना शुरू कर देंगे, न्यूट्रलाइज। यानी जो एडिशनल प्रोटॉन्स आप ऐड कर रहे हो, उन प्रोटॉन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, एसीटेट आयंस अवेलेबल होंगे ताकि आपके जितने भी प्रोटॉन्स आप बाहर से ऐड कर रहे हो वो न्यूट्रलाइज होते जाए और आपका एसिड किस फॉर्म में चलता जाए, प्रोटोनेटेड फॉर्म में एक्यूमुलेट होता जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर इसी बफर के अंदर हम किसी बेस को ऐड करते हैं, बफर वही है जिसमें आपके पास एक तरफ एसिटिक एसिड है और दूसरी तरफ उस एसिटिक एसिड का किसी बेस के साथ सॉल्ट है। सो इस केस में आपके पास अगर आपने OH नेगेटिव आयंस को ऐड किया, तो जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि OH नेगेटिव आयंस को ऐड करने का मतलब है कि ये OH नेगेटिव आयंस मीडियम में से प्रोटॉन को कंज्यूम करना शुरू हो जाएंगे और प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। अगर यहां से कंसंट्रेशन कम हो रही है, इट मींस कि एसिटिक एसिड वापस जो है इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। सो ये जो आपका प्रोटोनेटेड एसिटिक एसिड है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और कॉन्जुगेट बेस और प्रोटॉन को प्रोड्यूस करता जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास यहाँ पे एक खास स्टेज आएगी जिसमें आपका ये वाला जो है पर्टिकुलर एसिटिक एसिड ये जितना भी होगा ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा, कॉन्जुगेट बेस की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज हाउ कि आपका जो एसिडिक बफर है वो एसिड और बेस की एडिशन पे किस तरह से पीएच को क्या करता है, कंपनसेट करता है। दूसरी तरफ अगर हम किसी बेसिक बफर को पढ़ते हैं, बेसिक बफर में आपके पास एक वीक बेस होगी और उस वीक बेस का सॉल्ट होगा किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो यहाँ पे अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं विच इज अ वीक बेस, और दूसरी तरफ आप किसी अमोनियम आयन का सॉल्ट देखते हैं विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगेन आप इसमें अगर प्रोटॉन्स ऐड करते हैं तो प्रोटॉन्स दोबारा से OH नेगेटिव आयंस को कंज्यूम करेंगे और रिएक्शन कहां पे जाता जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन।
क्लियर? सो इस केस में आपकी एडिशन ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से NH4OH जो है वो अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगी, ठीक है? इस केस में इसकी किसी भी किस्म की जो है वो मीडियम के अंदर ये अपने OH नेगेटिव आयंस को डिस्पर्स नहीं करेगी। दूसरी तरफ अगर आप इसमें OH नेगेटिव आयंस ऐड करते हैं तो अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा कि प्रोटॉन्स तो अवेलेबल नहीं है, इस बफर सिस्टम में इस टाइम पे प्रोटॉन्स अवेलेबल नहीं है ना। सो इस केस में इस OH नेगेटिव आयंस को हाइड्रोलाइज करने के लिए आपका ये जो बफर सिस्टम है ये अपने अमोनियम आयंस को कंज्यूम करेगा, ठीक है? सो आपके पास ओवरऑल इस बफर का भी इफेक्ट क्या होगा कि एडिंग H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस आपकी जो सोल्यूशन के अंदर pH के चेंजेस है वो कंपैरेटिवली कम होंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इनकी बफरिंग कैपेसिटी क्या है। एक बफर को आप हर pH पे यूज नहीं कर सकते, ये चीज आप लोगों ने आज से माइंड में रखनी है। हम जब लैब में काम कर रहे होते हैं तो इवन एमफिल में जाके बच्चे इस चीज की जो है वो मिस्टेक करते हैं कि आप एक ही बफर को, अगर आपने एसिडिक किसी रिएक्शन को स्टडी करना है तो उसमें भी वो TrisCl को ऐड करके केमिकल रिएक्शन लगा देते हैं। दूसरी तरफ अगर आपने जो है वो पैक्सिन के रिएक्शन को स्टडी करना है तो उसमें भी TrisCl ऐड करके लगा देते हैं। हमेशा ये चीज याद रखनी है कि हर एक बफर का एक खास जोन है, एक खास कैपेसिटी है जिसपे वो बफरिंग एबिलिटी शो करता है। अगर तो आप उस केमिकल रिएक्शन को pH 8 के ऊपर ही स्टडी करना चाहते हैं तो TrisCl को यूज करें, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट pH 4 है तो आपके पास कौन सा बफर होना चाहिए? एसिटेट बफर होना चाहिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट pH 7 या 8 है तो तब TrisCl बफर को प्रेफर किया जाए।